जय हिंद दोस्तों, हमारे चैनल केमिस्ट्री दी पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज शुरू करते हैं 12th का पहला चैप्टर। ठीक है, चैप्टर है ठोस अवस्था। तो देखिए, इसको शुरू करने से पहले सबसे पहले तो ये जानते हैं कि जैसा आप सभी लोग जानते होंगे कि जो नाम है ठोस अवस्था, आपने बिल्कुल स्टार्टिंग में शुरुआत में 5th 6th में एक परिभाषा पढ़ी होगी ठोस, द्रव और गैस के बारे में, कि ऐसे कौन से पदार्थ होते हैं जिनको हम ठोस कहते हैं, ऐसे कौन से पदार्थ हैं जिनको हम द्रव कहते हैं और ऐसे कौन से पदार्थ हैं जिनको हम गैस कहते हैं। तो वहां पर आपको एक सिंपल सी परिभाषा बताई जाती है कि ऐसे पदार्थ जिनका आकार, ठीक है, जिनका आकार, आयतन ये सब निश्चित होता है वो क्या कहलाते हैं? ठोस कहलाते हैं। जिनमें आकार निश्चित नहीं होता है, आयतन निश्चित होता है, वो क्या कहलाते हैं? द्रव कहलाते हैं। और जिनमें दोनों चीजें निश्चित नहीं होती वो क्या कहलाते हैं? गैस कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें थोड़ा सा अपना इस चीज का स्टैंडर्ड हमें बढ़ाना है, इसलिए क्योंकि जब हम कुछ नहीं समझ रहे होते हैं तो हमको समझाने के लिए कुछ परिभाषाएं देनी पड़ती हैं। वो जो स्टार्टिंग की परिभाषा है वो कुछ उसी तरह की है। यहाँ पर जरा हम इसको एक्सप्लेन करते हैं इसके गुणों के आधार पर। तो देखिए, ठोस अवस्था, जैसा कि आपको हम यहाँ पर बता रहे हैं कि एक डायग्राम ड्रा कर रहे हैं। इसमें देखिए आप, मान लीजिए अब देखिए, ये 3 तरह के डायग्राम आपके सामने ड्रा हैं। अब इनमें अगर हम देखते हैं कि इनको हम कैसे क्लासिफाई करें, कैसे इनको हम डिवाइड करें, कैसे हम इनको एक्सप्लेन करें कि इसमें कौन सा ठोस है, कौन सा द्रव है और कौन सा गैस है, तो इसके लिए हम देखते हैं सबसे पहला पॉइंट है कि इनके बीच जो ठोस पदार्थ होते हैं, यानी सॉलिड जो मैटर्स होते हैं, ठोस पदार्थों में क्या होता है, इनके बीच की जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस होती है। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस देखिए क्या होती है, जैसे 2 पार्टिकल्स हैं, ये 2 पार्टिकल्स अगर हमने ले लिए, एक ये कण ले लिया और एक ये कण ले लिया, तो इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है उसको हम इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस यानी अंतरा आणविक दूरी कहते हैं। तो ये कहा जाता है कि ऐसे पदार्थ जिनमें अंतरा आणविक दूरियां लगभग नगण्य होती हैं, यानी आप कह सकते हैं कि इनमें अंतरा आणविक दूरियां नहीं होती हैं या लगभग नगण्य होती हैं या शून्य होती हैं, ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। जिन पदार्थों में अंतरा आणविक दूरियां ठोस से थोड़ी ज्यादा होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? द्रव कहते हैं। और जिनमें अंतरा आणविक दूरियां बहुत ज्यादा होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? गैस कहते हैं। ये एक आपका आधार है ठोस, द्रव और गैस को डिफाइन करने का। इसी तरह का आपका दूसरा आधार है इसको इनके बीच लगने वाले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, यानी इनके मध्य अंतरा आणविक बल लगते हैं। अब इस चीज को जरा समझते हैं कि अंतरा आणविक बल होते क्या हैं। अंतरा आणविक आकर्षण बल या इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस। अब देखिए, कोई भी 2 पदार्थ, जैसे मान लीजिए आपका इस पदार्थ के हमने क्या लिए, कोई भी 2 कण ले लिए, तो ये और ये। अब अगर ये कहीं एक स्थान पर रुके हैं तो इनके मध्य कोई ना कोई फोर्स तो लग रहा होगा, किसी ना किसी वजह से रुके होंगे। जैसे एग्जांपल पे देखते हैं, मान लीजिए अगर आप किसी दूसरे के साथ खड़े हैं या आप कहीं पर कोई 2 लोग खड़े हैं तो किसी ना किसी आधार पर किसी ना किसी जुड़ाव से खड़े होंगे। या तो वो एक दूसरे को जानते होंगे आपस में इसलिए खड़े होंगे, या उनका एम एक होगा यानी टारगेट एक होगा कि जो चीज ये ढूंढ रहा होगा वही चीज ये ढूंढ रहा होगा, तो आपका हो सकता है कि ये एक जगह पर खड़े हो। यानी आप ये कह सकते हैं कि इनके मध्य जो 2 पार्टिकल्स हैं इनके मध्य कुछ अंतरा आणविक बल लगते हैं, जिनकी वजह से ये क्या होते हैं? एक दूसरे से आपस में बंधे रहते हैं। और इन अंतरा आणविक आकर्षण बलों का मान ठोस अवस्था में अधिकतम होता है, यानी इसमें अंतरा आणविक आकर्षण बल क्या होते हैं? अधिकतम होते हैं। इनमें थोड़े कम होते हैं इनसे, और इनमें अंतरा आणविक आकर्षण बल लगभग नगण्य होते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि इनमें अंतरा आणविक आकर्षण बल बहुत कम,
इनमें अंतराणविक आकर्षण बल थोड़े ज्यादा और इनमें अंतराणविक आकर्षण बल बहुत ज्यादा होते हैं। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि अगर हमें ठोस डिफाइन करने हैं तो मेनली दो चीजें हमें बहुत ढंग से ध्यान रखनी है। कौन कौन सी? फिर से रिपीट कर रहे हैं कि एक आपका अंतराणविक आकर्षण बल, कि अंतराणविक आकर्षण बल यानी इंटरमॉलिक्यूलर, ठीक है, अट्रैक्शन फोर्सेस, अगर वो ज्यादा हैं तो वो पदार्थ क्या होंगे? ठोस होंगे यानी सॉलिड्स होंगे। अगर इनके मध्य, ठीक है, जो अंतरा आणविक दूरियां हैं यानी इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस हैं वो अगर नगण्य है या लगभग बिल्कुल कम है, बहुत ही कम है, तो वो क्या होंगे? ठोस होंगे। अब जरा इनकी प्रॉपर्टीज देखते हैं कि ठोस जो है उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो ठोस की प्रॉपर्टीज देखने के लिए जैसा कि पदार्थ सभी लोग समझते होंगे कि किन पदार्थों को हम ठोस कहेंगे, किन पदार्थों को हम द्रव कहेंगे और किन पदार्थों को हम गैस कहेंगे। ऐसा तो कोई होगा नहीं इस समय इंटर की क्लास में जो ये ना समझता हो कि क्या। जैसे ये एग्जाम्पल आप देखते हैं, ये हमारे हाथ में मार्कर है, पेन है, इसको हम क्या करते हैं, अगर देखते हैं तो देख के हमको पता चलता है कि भाई कुछ ठोस जैसी चीज है। अब कैसे डिफाइन करते हैं कि हम ये ठोस है? भाई इसके बीच हमको ना तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस दिखाई पड़ेंगी, ना तो हमको क्या दिखाई पड़ेंगी? आपके अंतराणविक आकर्षण बल दिखाई पड़ेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको जरा चेक करते हैं। अब हमें क्या होना चाहिए, इसके कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए जो हमें देख कर ही पता करें। जैसे हम इस पर अगर बल लगाएं, हम अगर इस पर बल लगाएं तो इसमें कोई परिवर्तन ना होने पाए या इतना कम परिवर्तन हो कि हमें उससे कोई फर्क ना पड़े, तो हम कह देंगे कि ये पदार्थ कैसे हैं, यानी ठोस है। यानी जो सॉलिड्स हैं आपके, जो ठोस हैं, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उनके कुछ गुण होते हैं, ठीक है। उन गुणों में नंबर एक, ठीक है, उन गुणों में जो पहला है नंबर एक, हम मान लेते हैं कि ये असंपीड्य होते हैं। असंपीड्य का मतलब होता है, ठीक है, अकम्प्रेसिबिलिटी, यानी अगर हम इनको कंप्रेस करें, कंप्रेस करने का मतलब इसको हम दबाने की कोशिश करते हैं तो इनमें किसी तरह का भी कोई परिवर्तन ना हो या परिवर्तन लगभग नगण्य हो, अगर हो भी तो बहुत कम परिवर्तन हो, तो हम कह देंगे कि ये पदार्थ कैसे हैं? असंपीड्य हैं। नंबर एक। दूसरा है, इनके मध्य अंतराणविक आकर्षण बल अधिकतम होने चाहिए, यानी इनके मध्य अंतराणविक आकर्षण बल अधिकतम होने चाहिए। जब हम पदार्थों को या ठोसों को गर्म करते हैं तो उनके मध्य अंतराणविक दूरियां बढ़ती हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि अंतराणविक आकर्षण बल घटते हैं, जिस वजह से कोई ठोस द्रव में कन्वर्ट हो जाता है आपका, ठीक है। इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि इनके अंदर कुछ इस तरह की प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। अब उसके बाद इनका डिवाइडेशन करते हैं, क्योंकि जो हमारा मेन टॉपिक है वो स्टेट के बारे में है, यानी सॉलिड स्टेट के बारे में है। तो हम ये देखते हैं कि अब जो ठोस होते हैं उनके टाइप्स क्या होते हैं, यानी कितने तरह के ठोस होते हैं। तो देखिए ठोसों के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, यानी कितने प्रकार के होते हैं। तो मेनली अगर कहा जाए ठोसों के बारे में तो ये कहा जाता है कि ठोस सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है क्रिस्टलीय और दूसरा होता है अक्रिस्टलीय, यानी इसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड और इसको हम एमॉर्फस या अक्रिस्टलाइन बोलते हैं। अब देखिए इसमें हमें समझना है कि आखिर क्रिस्टलीय ठोस क्या है और अक्रिस्टलीय ठोस क्या है। तो इसके लिए हम आपको एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल देखिए, बिल्कुल आपका सिंपल सा एग्जांपल है, ठीक है। उस एग्जांपल से समझने की कोशिश करिए। नमक सभी लोगों ने देखा होगा, ठीक है, नमक आपने सभी लोगों ने देखा होगा। अब जो मार्केट में सबसे अच्छी क्वालिटी का नमक अवेलेबल है, जैसे मान लीजिए टाटा है, आप क्या करिए टाटा नमक लेके आइए, तो आप देखते हैं कुछ बारीक सा होता है पिसा हुआ। उसके बाद इसको क्या करिए, आप मिक्सर या मिक्सी में डालकर जितना पीस सकते हैं उतना पीसिए, और उसके बाद लास्ट में आप देखेंगे, फिर जब भी आप छुएंगे तो आपको बहुत छोटे छोटे क्रिस्टल्स यानी छोटे छोटे दाने जैसे आपको दिखाई पड़ेंगे। तो ऐसे पदार्थ जिनमें छोटे छोटे दाने या क्रिस्टल्स दिखाई पड़ते हैं वो क्रिस्टलीय पदार्थ होते हैं, और जिनमें छोटे छोटे दाने या क्रिस्टल्स दिखाई नहीं पड़ते हैं उनको हम क्या कहते हैं? अक्रिस्टलीय कहते हैं। जैसे मैदा,
मैदा आप ले लीजिए, उसको देखिए हाथ में लगा के, तो आपको कोई भी क्रिस्टल, किसी भी तरह का कोई दाना या कोई भी हिस्सा छोटा दिखाई आपको नहीं पड़ेगा। इस ये तो आपका एक सिंपल सा हो गया। अब चलते हैं जरा डेफिनेशन की तरफ इनकी, कि क्रिस्टली और अक्रिस्टली होते क्या है। तो देखिए, क्रिस्टलीय पदार्थ यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वो होते हैं जिनमें एक छोटी सेल होती है, यानी एक छोटा सा हिस्सा होता है, उस छोटे से हिस्से को बार बार रिपीट करके एक बड़ा सा क्रिस्टल तैयार किया जाता है। यानी एक छोटे हिस्से को अगर हम बार बार रिपीट कर रहे हैं और रिपीट करने से कोई बड़ी चीज प्राप्त हो रही है ठोस अवस्था की, तो उसको हम कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। और अगर कोई इस तरह की चीज हमें प्राप्त नहीं हो रही है कोई बड़ा सा क्रिस्टल रिपीट करने पर, तो उसको हम क्या कहते हैं, अक्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहते हैं। एग्जांपल के तौर पर क्रिस्टलाइन यानी क्रिस्टली हो गया, यानी इसमें चीनी हो गया, फिटकरी हो गया, ठीक है, नमक हो गया। इनमें आपका जो एमॉर्फस है, इनमें कांच हो गया, ठीक है, मिट्टी हो गई, ठीक है। इस तरह से आप मैदा कह सकते हैं। ये सारी चीजें जो है आपकी वो किसमें है, आपकी अक्रिस्टलीय ठोसों में होती है। अब देखते हैं जरा इनके बारे में। जो अक्रिस्टलीय सिस्टम्स हैं, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी तो कुछ आप क्रिस्टलों की बात करते हैं तो क्रिस्टल आपके विषम दैशिक यानी एनआइसोट्रॉपिक प्रकृति के होते हैं, जबकि आपके जो एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है, आपके समदैशिक प्रकृति के होते हैं, यानी आइसोट्रॉपिक प्रकृति के होते हैं। अब जरा देखते हैं ये आइसोट्रॉपिक प्रकृति और ये किस तरह की प्रकृतियां हैं। तो क्रिस्टलीय पदार्थों को पहले देखते हैं। तो आपका सबसे पहले क्रिस्टलीय पदार्थ यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अब जरा इसके बारे में हम देखते हैं कि कौन सा पदार्थ है जिसको हम क्रिस्टलाइन या क्रिस्टल के रूप में डिफाइन करेंगे, या किस तरह की चीजें हैं जिनको हम क्या करेंगे। तो देखिए, जो आपके क्रिस्टलीय पदार्थ हैं इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जरा हम देखते हैं इनकी प्रॉपर्टीज पे क्या है। नंबर 1, सबसे पहली चीज है कि क्रिस्टलीय पदार्थ जो क्रिस्टल्स होते हैं उनके बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट शार्प होते हैं। शार्प का मतलब आप समझते हैं किस तरह का। शार्प का मतलब होता है कि उनमें कोई रेंज नहीं होती है। रेंज नहीं का मतलब है, अगर ये कह दिया गया कि एक पदार्थ है जिसका क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है, तो इसका मतलब है कि वो 100 डिग्री पर जब पहुंचेगा तो वो उबलने लगेगा, यानी उसका क्वथन होने लगेगा। इस चीज को हम कहते हैं कि वो क्या है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट है, यानी इनके गलनांक और क्वथनांक जो है वो आपके तीक्ष्ण है या शार्प है। इसी तरह से जो दूसरे सॉलिड्स होते हैं एमॉर्फस सॉलिड्स, उनमें बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट यानी क्वथनांक और गलनांक शार्प नहीं होते हैं, मतलब एक वाइड रेंज होती है। जैसे कांच है, अब कांच में ये कहा जाता है कि कांच का कोई क्वथनांक या गलनांक फिक्स नहीं होता। इनमें एक सिंपल सी रेंज होती है। रेंज का मतलब है मान लीजिए 10 से 20, यानी 10 से 20 डिग्री पर वो क्या होगा, कहीं ना कहीं पिघल जाएगा आपका। एक सिंपल सा एग्जांपल आपको दे रहे हैं, मान लीजिए 10 से 20 कह दिया गया, तो इसका मतलब है हो सकता है आप एक बार उसको गर्म करें तो 10 डिग्री पर ही उसमें चेंज हो जाए, दूसरी बार आप उसको गर्म करें तो हो सकता है 15 डिग्री पर कोई चेंज हो, तीसरी बार आप गर्म करें तो हो सकता है 20 डिग्री पर कोई चेंज हो। यानी कहने का मतलब है उनमें कोई शार्पनेस नहीं है, यानी फिक्स पॉइंट नहीं है कि उसी पॉइंट पर आपका मेल्टिंग या बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी। जबकि क्रिस्टल्स में क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में ये होता है कि ये चीजें फिक्स होती हैं, बिल्कुल शार्प होती हैं। अगली है वही जो आपको भी बताया, दैशिकता यानी आइसोट्रॉपिक नेचर के। तो इनमें क्या होता है, जो सॉलिड्स होते हैं यानी जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो अनआइसोट्रॉपिक होते हैं। अनआइसोट्रॉपिक का मतलब है कि उनमें अलग अलग डायरेक्शंस में, या आप कह सकते हैं उनमें जो फ्लो होता है वो अलग अलग डायरेक्शंस में अलग अलग होता है। जबकि अक्रिस्टलाइन में क्या होता है, सभी डायरेक्शन में जो उनका फ्लो होता है या उनकी स्थितियां होती हैं जो पार्टिकल्स की, वो क्या होती हैं, बिल्कुल सेम होती हैं। ये इनकी दैशिक और विषम दैशिक प्रॉपर्टियां हैं। ठीक है, अब आते हैं जरा, ठीक है, क्रिस्टल पदार्थों के जो गुण हैं या जो क्रिस्टलीय पदार्थ हैं उनकी अवस्थाएं क्या होती हैं, किस तरह के होते हैं। अब जरा चलिए इसके पहले मैं एक चीज आपको बताते हैं। जैसे कांच होता है, कांच तो सभी लोगों ने देखा होगा। अब अगर हम आपसे पूछते हैं कि कांच किस अवस्था में होता है, तो ज्यादातर लोगों का आंसर यही होगा कि भाई सॉलिड अवस्था में होता है।
ठीक है। तो कांच एक सॉलिड नहीं है, यानी आप कह सकते हैं कांच जो है वो सॉलिड नहीं है, वो एक एमॉर्फस सॉलिड है, या उसको सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं। सुपर कूल्ड लिक्विड मतलब अति शीतल द्रव, अति शीतल द्रव यानी सुपर कूल्ड लिक्विड। अब देखिए जरा ये चीज क्या है, सुपर कूल्ड लिक्विड क्या होते हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि जो कांच है हमारा, जो हम अभी तक समझ रहे थे कि वो ठोस होता है, ठोस अवस्था में होता है, तो वो ठोस अवस्था में नहीं होता है, वो आपका द्रव होता है, एक अति शीतल द्रव यानी सुपर कूल्ड। तो होता क्या है, जैसे ये देखिए, मान लीजिए ये आपका एक हिस्सा है जिसमें पूरी की पूरी कांच भरी हुई है। इस पूरे हिस्से में हमें क्या भरी है, पूरी की पूरी आप ये कह सकते हैं कि इसमें कांच भरी हुई है। अब सुपर कूल यानी जब हम कांच बनाते हैं तो करते क्या है, हम इसको जमने नहीं देते हैं, यानी हम इसको अवस्था परिवर्तन का समय नहीं देते हैं। जो ये द्रव है उस द्रव अवस्था को ही हम एकदम से इतना ज्यादा ठंडा कर देते हैं, इतना ज्यादा यानी सुपर कूल कर देते हैं, जिससे होता क्या है, इसकी ये लेयर इधर की और इधर की ये लेयर ये आपकी ठोस हो जाती हैं, और ये जो हिस्सा है आपका अंदर का हिस्सा लेई जैसा पेस्ट बना रहता है आपका। ये जो अंदर का हिस्सा ये कैसा होता है, लेई जैसा पेस्ट बना रहता है। इस तरह से ये पूर्णतया सॉलिड नहीं होते हैं, ये अमॉर्फस सॉलिड्स के अंतर्गत आते हैं, यानी सुपर कूल्ड लिक्विड यानी अति शीतल द्रव आते हैं। एक एग्जांपल आपको बताते हैं, जैसे आपने बहुत बार देखा होगा, कभी कभी किसी ट्रक बस का एक्सीडेंट हो जाए तो आप उसमें देखते हैं कि उसके जो शीशे होते हैं वो टूटकर बिखरते नहीं है, उनमें क्या होता है, कुछ इस तरह का सिस्टम आ जाता है, कुछ ऐसे ऐसे आपने एक निशान देखा होगा, इस तरह का एक निशान पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें ये जो बाहर की परत है ये ठोस है, और ये आपका अंदर जो है वो लेई जैसा पेस्ट है यानी द्रव है। तो जब टक्कर लगती है या जब इस पर फोर्स पड़ता है तो इधर की परत और इधर की परत टूटती है। जब ये टूटती है तो इस हिस्से पर चिपक कर रह जाती है, और इस हिस्से ये वाली परत भी इस हिस्से पर चिपक कर रह जाती है, यानी वो बिखरती नहीं है। अब हो सकता है आपके दिमाग में क्वेश्चन और आ रहा हो, ठीक है, कि क्या है, जैसे जो मिरर होता है जिससे हम अपना चेहरा देखते हैं, कुछ इस तरह का है, क्या उसमें ऐसी घटनाएं होती हैं? नहीं होती। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझने में प्रॉब्लम हो सकती है कि आखिर यहाँ पर हम कह रहे हैं कि ये लिक्विड है, लिक्विड का एक फॉर्म है, वहां पर हम कहते हैं कि वो टूटकर बिखर जाता है, मतलब सॉलिड जैसा आपका दिखता है। तो देखिए हम इसको भी आपको सॉल्व कर दे रहे हैं। देखिए क्या, देखिए यहाँ पर आपको हमने मोटे शीशों के बारे में तो बता दिया है कि मोटे शीशे होते हैं जिनमें क्या प्रोसेस होता है, जबकि जो पतले शीशे होते हैं, यानी जो घरों में शीशे यूज किए जाते हैं सामान्यतः देखने के लिए, चेहरा देखने के लिए, इस तरह के, उनमें इस तरह की प्रॉपर्टीज नहीं पाई जाती। वो अगर टूटते हैं, गिरते हैं तो बिखर जाते हैं। उनका कारण क्या है? तो देखिए अभी आपको हमने जो बताया, जो गाड़ियों के शीशे होते हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं, यानी कहने का मतलब है इतना मोटा सा होता है, इसमें ये परत जमी और ये परत जमी, लेकिन अंदर का सिस्टम जो है वो कैसा है, लिक्विड का है, या आप कह सकते हैं लेई जैसा पेस्ट है। जबकि जो पतले शीशे होते हैं, पतले शीशे हैं इस तरह के। अब ये है, मानिए प्रोसेस हमको सेम करना है कि इसको बहुत ज्यादा ठंडा करना है, सुपर कूल्ड करना है। अब अगर हम इसको सुपर कूल्ड कर देते हैं तो इसमें इधर की एक परत जमती है और इधर की परत जमती है, और इस तरह से दोनों तरफ की परतें जमती हैं और वो आपस में मिली हुई जमती हैं, यानी इनके बीच में किसी भी तरह का कोई गैप नहीं बचता है, यानी कोई द्रव या लेई जैसा पेस्ट इनके अंदर नहीं बचता है। जिस कारण क्या करते हैं, अगर हम इसको जरा सा भी फोर्स देते हैं इस पर, आप कुछ करते हैं तो ये टूटकर ब्रेक हो जाता है। ये आपका कांच था, यानी इस तरह का जो सिस्टम है ये आपका सुपर कूल्ड लिक्विड, या फिर आप कह सकते हैं अमॉर्फस सॉलिड्स, या फिर क्या है, कांच है। इस तरह की प्रॉपर्टी। चलिए अब इसके आगे अगली क्लास में देखते हैं, ठीक है। तब तक के लिए देखते रहिए केमिस्ट्री दी पाठशाला। जय हिंद।